नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ। आज इतिहास की ये पहली क्लास है जो आपको चैनल पे मिलेगी। और इसके पहले सारी क्लासेस तो दूसरे पे चल रही थी, लेकिन अब जो प्रॉपर आपको डेली एक क्लासेस मिलेंगी। और ठीक है, तो हम जो है इसके पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन ठीक है वो क्लासेस जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे आप लोगों को। लेकिन देखिएगा, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वैदिक काल पे या वैदिक संस्कृत पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे वैदिक काल की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। वैदिक काल के जो संस्कृत शुरू होती है या वैदिक काल जब से शुरू होता है, जब लोग पढ़ना लिखना जान जाते हैं, मतलब अब वो पढ़ भी सकते थे लिख भी सकते थे, मतलब एक सभ्य मानव हो चुके और बहुत सारी परंपराएं भी इन लोगों ने तब तक शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ, वैदिक काल में जैसे लोग इस समय भी जो लोग रहते थे वो लोग कबीले के रूप में ही रहते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में दोनों की है, तो दोनों में होता था कि लोग एक जगह एक पूरे गांव में रहते थे सभ्य तरह। लेकिन वैदिक काल में वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है, ये लोग कबीले के रूप में रहते थे। अब कबीले के रूप में रहना और उसमें जो थोड़ा बढ़िया होता था, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उनको मुखिया बना दिया जाता था, उसके हिसाब से इसे दिन में कैटेगरी वाइज करके इन लोगों ने रखा था। लेकिन इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अमूमन वैदिक काल से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मैंने किया है, वो 15 से 20 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो वो कहाँ कहाँ से आए उन पर सारी चर्चाएँ करेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो वैदिक काल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। एक होता है पूर्व वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। देखिएगा, जो पूर्व वैदिक काल होता है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के मध्य होता है। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है। और जो उत्तर वैदिक काल होता है वो 1000 से 600 बीसी तक होता है, मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब क्या हुआ कि जो पूर्व वैदिक काल है उसकी जो संपूर्ण जानकारी मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। जब पूर्व वैदिक काल की पूरी जानकारी, मतलब उसके बारे में पूरा जितना भी लिखा पढ़ा गया है, जितनी भी चीज़ें थी, कब किसकी पूजा की गई, किसको बढ़िया देवता माना गया, कौन किसका देवता था, समाज कैसा था, ये सारी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। अगर ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी मिलती है तो उसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल को एक नाम दिया जाता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। तो दिमाग में आना चाहिए, अगर ऋग वैदिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पूरे काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इस वजह से इस काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल की जानकारी, जो उसके बाद के जितने वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मणगत, इनसे जो है उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले पूर्व वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। मतलब पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल पे चलेंगे। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और एक चीज़ ज़रूर करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो गलत नहीं होंगे, इतना ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल 1500 से समय याद रखेंगे, 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इस वजह से ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके आगे क्वेश्चन बनता है कि इसमें बात किसकी की गई है। तो ये जो पूरी व्यवस्था रची गई, एक कबीला था, एक समूह था, जो ये कहा जाता है पहले मध्य एशिया में रहता था, ऐसे वहाँ से आया, फिर भारत में रहने लगा, सिंधु नदी के आसपास की नदियों के क्षेत्र में बसा, वहीं पे रहने लगा कबीले के रूप में। वहीं पे इन लोगों ने सब जो सिंधु सभ्यता का जो मिला था वहीं रहते थे, सिंधु नदी के आसपास। तो जिसकी वजह से उन्हें सप्त सैंधव प्रदेश नाम दिया कि हम लोग यहाँ रहते थे। जब उन्होंने ऋग्वेद की रचना करी सप्त सैंधव प्रदेश में, तो उन्होंने बताया कि हम लोग कहाँ से आए हुए हैं। तो उसके अनुसार से, और बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अनुमान लगाया है कि नहीं, ये लोग यहाँ से आए हैं, ये लोग यहाँ से आए हैं। तो हमें वो भी जानना है कि आखिर ये जो आर्य आए थे, ये लोग कहाँ से आए। पहली बात, आर्य एक कोई जाति नहीं थी, आर्य एक भाषा थी। तो ध्यान में रखिएगा। और आर्य का मतलब होता है सज्जन, जो एक महान पुरुष से संबंधित, उसका अर्थ होता है, अभी बताएंगे, कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए, तो जानकारी हो गई। अब देखिए, जो ऋग्वेद काल में बात की गई है वो पूरी बात आर्यों की गई है। ठीक है,
तो जब आर्यों की पूरी बात की गई है तो हमें ये जानना है कि आखिर जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में जो पूरी कहानी लिखी गई है, मंत्र लिखे गए हैं, किसको माना गया है, किसको नहीं माना गया है, तो आर्यों के बारे में बात की। तो बात आती है कि आर्य पहले निवास कहाँ करते थे। तो देखिएगा, एक व्यक्ति हैं वी जोन्स करके, एक व्यक्ति हैं वी जोन्स, इन्होंने ये कहा, वी जोन्स महोदय ने ये कहा कि ये यूरोप में निवास करते थे। ये कहाँ, वी जोन्स ने कहा कि जो आर्य है ये कहाँ निवास करते थे, यूरोप में। मतलब आर्यों का निवास कहाँ था, यूरोप में निवास करते थे। इन्होंने ऐसा गेस करके बताया है, उनकी चीज़ें पढ़ के उनको समझ के बताया कि ये लोग यूरोप में रहते थे, यूरोप से चल के भारत में आए। चलिए, वी जोन्स ने ये बात कही। वी जोन्स के बाद नंबर आता है मैक्स मूलर का, ये भी इतिहासकार हैं, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय ने भी आर्यों के बारे में पढ़ा लिखा और उसको समझा। उन्होंने ये बताया कि नहीं, जो एशिया के निवासी थे, इन्होंने मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि ये एशिया के निवासी थे। अब बात है सर, एशिया तो बहुत बड़ा है, आखिर किस एशिया के निवासी थे। तो ये एशिया में मध्य एशिया के निवासी इन्होंने बताया, मध्य एशिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्स मूलर एशिया बताया कि ये जो आर्य आए थे वो एशिया के हैं, और एशिया में किस एशिया के, मध्य एशिया के निवासी हैं। और अगर ये भी पूछे कि चलिए मध्य एशिया में किस क्षेत्र से आए थे, तो आपको मैं बता दूं ये आए थे पामीर के पठार के क्षेत्र से, पामीर का पठार, पामीर के पठार वाले क्षेत्र में निवास करते थे, वहाँ से चल के ये भारत आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहानी कंप्लीट नहीं होती है इसके नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। उसके बाद हमारे हैं तिलक जी, ठीक है। तिलक जी ने एक किताब लिखी, तिलक जी ने एक किताब लिखी और इन्होंने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे। इन्होंने किताब लिखी आर्कटिक, किताब का नाम था आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। देखिए, इन्होंने एक किताब लिखी, इनकी किताब का नाम था, ये इनकी बुक का नाम था। और इस बुक में इन्होंने बताया, तिलक जी ने अपनी किताब लिखी आर्कटिक होम ऑफ आर्य। इन्होंने ये कहा कि जो आर्य लोग आए थे ये उत्तरी ध्रुव पे रहते थे। तो याद रखना है, कहाँ पे रहते थे, उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे ये लोग रहते थे। तो मेरे हिसाब से वी जोन्स ने कहा ये यूरोप के निवासी थे, मैक्स मूलर ने कहा एशिया, मध्य एशिया से आए थे, तिलक जी ने ये कहा कि नहीं ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। इन्होंने अपने तरीके से उनको समझ बूझ के अपना विचार दिया। अब देखिए, बात आती है कि सर आखिर वास्तव में ये कहाँ से आए थे, कि भाई वी जोन्स महोदय कुछ कह रहे हैं, मैक्स मूलर महोदय कुछ कह रहे हैं, सभी लोग अपने हिसाब से कह रहे हैं। आखिर जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में क्या है, तो देखिए समझते हैं चीज़ों को और आगे चलते हैं। देखिए, तो आगे चलते हैं। आर्य कई, एक चीज़ समझिएगा, जैसे अभी आप फिलहाल समझने की कोशिश करिएगा, जैसे जब ब्रिटिश आए हमारे यहाँ तो एक साथ नहीं आए, बारी बारी से करके आए, कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, ऐसे करके आए। तो वैसे ही जब आर्य वहाँ से चल के, जहाँ इनका मूल निवास था वहाँ छोड़ के जब ये भारत में आते हैं तो एक साथ नहीं, पूरा बॉन्डर लेके नहीं आते, पूरा झुंड लेके नहीं आते, वहाँ का एक कबीला वहाँ से चलता है और धीमे चल के यहाँ आता है, ठीक है। तो अब देखिए वो कैसे कैसे आते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, आर्य कई शाखाओं में भारत में आते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, आर्य शाखाओं में भारत आते हैं। मतलब आर्य जो थे कई शाखाओं में, मतलब एक साथ अलग अलग शाखा करके कि हाँ उनका वंश वो है तो वो चले आए, फिर अगला वंश है तो ऐसे चले आए, मतलब करके अलग अलग शाखाओं में ही ये आते हैं। देखिए, जो आर्य थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य थे तो वो बातचीत कैसे करते थे, उनके विचार विनिमय का माध्यम क्या था। तो यहाँ पे जो आर्य थे ये लोग संस्कृत भाषा का यूज करते थे, ठीक है। ये लोग संस्कृत भाषा का यूज करते थे, मतलब आम बोलचाल में भी ये संस्कृत बोलते थे। जैसे इस समय अंग्रेजी हो गई है, हिंदी में लोग कम थोड़ा
वो महसूस करते हैं, अरे हिंदी बोल दिए, मज़ा नहीं आया, इंग्लिश में, ओह माय गॉड। तो इस तरीके से चीज़ें उस समय के लोग संस्कृत का मतलब आर्य जो संस्कृत बोलते थे। देखिए संस्कृत जो थी वो उन्हें हम एक और नाम देते हैं कि देखिए भारत प्लस यूरोप, अब समझिएगा थोड़ा सा, भारत प्लस यूरोप, यहाँ की संस्कृत और यहाँ की संस्कृत दोनों को मिला के इन्होंने एक नई भाषा को बनाया जिनको हम नाम देते हैं भारोपीय। ठीक है, तो जो ये लोग भाषा संस्कृत में यूज करते थे, जो संस्कृत में यूज करते थे, जब अपने यहाँ से भारत में आए तो भारत वाली संस्कृत और अपने यहाँ वाले संस्कृत मिला के मिक्स कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि वो जैसे अगर कोई बंदा पश्चिम साइड का है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, अगर वो बिहार जाता है तो फिर वो कुछ समय बिहारी वाली अपना और बिहार का मिला के मिक्स बोलने लगता है। वैसे जब बिहारी वाले उधर जाते हैं तो फिर ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे ही जब वो आते हैं तो भारत और यूरोप को मिला के एक भारोपीय परिवार, एक भाषा बनाते हैं जिनको हम कहते हैं भारोपीय भाषा। तो मेरे हिसाब से आपको दो चीज़ें एकदम क्लियर कट समझ आई होंगी कि आखिर आर्य आए कहाँ से थे, वो किस भाषा का यूज़ करते थे। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो आर्य कई भाषाओं में आए थे, ये संस्कृत भाषा की यूज़ करते थे, ये तो क्लियर है, लेकिन और क्या करते थे। तो देखिए जो आर्य आए थे वो कोई जाति नहीं थी। पहली बात दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि आर्य कोई जाति नहीं थी, कोई जाति नहीं थी। लोग कहते हैं ना आर्य एक जाति थी, जाति नहीं थी। तो ध्यान में रखेंगे कि आर्य एक जाति नहीं थी। क्या थी? आर्य एक भाषा थी। अब भाषा का मतलब क्या था उसको समझेंगे। तो हमने बताया कि आर्य के लोग संस्कृत में बात करते थे, तो आर्य एक भाषा थी और वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो ये ध्यान में रखेंगे। देखिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ समझिएगा, कई अर्थ होते हैं, जिसको एक कहा जाता है श्रेष्ठ। समझ आई बात? तो देखिए पहला अर्थ हो गया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के बाद लिखिएगा विद्वान भी कहा जाता था, आर्य का मतलब विद्वान भी कहा जाता था। और उसके बाद अगर इसे और ज़्यादा मतलब करेंगे तो शिष्ट, वही है शिष्ट और सज्जन। ठीक है, तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, विद्वान, शिष्ट और सज्जन, ये चारों होते हैं। अगर एग्जाम में इनमें से कुछ भी मिले, अगर ये ना मिले, इनसे संबंधित मिले, तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विद्वान, शिष्ट और सज्जन। तो मेरे हिसाब से वो आपको ये समझ आया कि आर्य कोई जाति नहीं थी, आर्य एक भाषा थी और वो भाषा कौन थी? संस्कृत। और जो आर्य भाषा थी, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विद्वान, शिष्ट और सज्जन। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, तभी तो फिर आगे कंटिन्यू करने में हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी हमने पीछे ही थोड़ा सा बताया था कि पूर्व वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी, जो उसके इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलती है, वो मिलती है ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वेद से। जब ऋग्वेद से मिलती थी इसी वजह से उसे ऋग्वैदिक काल कहते थे। अब उसके आगे चलते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है, समझिएगा। तो ऋग्वेद से अगर हम पीछे वाली क्लास देखेंगे तो हमने ऋग्वेद की बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ कि ऋग्वेद में कैसे क्या, किस मंडल में क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ाया हुआ, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ऋग्वेद की रचना, पहले समझिएगा ऋग्वेद की रचना इन्होंने कहाँ करी है, फिर ऋग्वेद में क्या क्या बातें कही हैं इन लोगों ने। तो ऋग्वेद की जो रचना की गई है, पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में की गई है। तो ऋग्वेद की रचना जो की गई है वो सप्त सैंधव क्षेत्र में की गई है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र पड़ता कहाँ पे है, तो ये जान लीजिएगा ये पंजाब वाला प्रांत, पंजाब प्रांत। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी जो नदी होती थी उसी के आसपास की सारी नदियों के आसपास, तो पंजाब प्रांत में पड़ता है आपका सप्त सैंधव प्रदेश। अब समझिएगा सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी रखते हैं। देखिए अगर ये पूछे पंजाब प्रांत दे तो ठीक है, नहीं तो वो लिखेगा सिंधु, क्या लिखेगा? लिखेगा सिंधु नदी, सिंधु नदी के प्लस
और जो उसकी सहायक नदियाँ थी, सहायक नदियाँ मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही ये आर्य निवास करते थे। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए, आर्य कहाँ निवास करते थे? सिंधु सहायक नदियाँ मतलब पंजाब वाले क्षेत्र में। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आया कि ये लोग निवास कहाँ करते थे। अब समझिएगा, इसी ऋग्वेद में एक मंडल लिखा गया है, 10वां मंडल। ऋग्वेद का एक मंडल है, 10वां मंडल। ऋग्वेद को मैंने बहुत सारी बताया है कि पहले मंडल में क्या, दूसरे मंडल में, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ऋग्वेद में एक है 10वां मंडल। अब 10वें मंडल से क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, क्या दिया गया है इसमें? तो इस 10वें मंडल में एक सूक्त लिखा गया है जिसे कहते हैं नदी सूक्त। नदी सूक्त, अब समझिएगा, इस नदी सूक्त में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब इस नदी सूक्त में किसकी किसकी जानकारी हमें मिलती है, ये चीज़ हमें जाननी। तो आप पहले ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक पुरुष सूक्त मिलेगी और एक नदी सूक्त। यहाँ तो हम नदी की सूक्त की बात कर रहे हैं, तो 10वें मंडल में मिला है नदी सूक्त। अब इस नदी सूक्त में कुल 19 नदियों के बारे में बताया गया है। कितनी नदियों के बारे में? 19 नदियों। याद रखेंगे कि पुरुष नदी सूक्त में 19 नदियों के बारे में बताया गया है कि उस समय में इतनी ये नदियाँ थी आसपास के क्षेत्र में जहाँ ये आर्य लोग रहते थे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है। दूसरी चीज़, इसी 10वें मंडल से एक चीज़ मिलती है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, ठीक है। यहाँ पे नदी सूक्त मिलती है, यहाँ पे पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात की गई। समाज में 4 वर्ण पाया जाता था, मतलब एक वर्ण ब्राह्मण होता था, ठीक है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय होता था, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय होता था, और क्षत्रिय के बाद शूद्र वैश्य होता था, और वैश्य के बाद शूद्र होता था, ठीक है। तो ये 4 वर्ण की बात भी इसी 10वें मंडल में की गई है। अब दिमाग में क्या आएगा आपके कि सर एक चीज़ बताइएगा कि नदी सूक्त में 19 नदियों की कौन कौन सी नदियों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन नदियों से पूछा गया है कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, किसको नदीतमा कहा जाता था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की बात करिए, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अब इसके आगे चलते हैं और नदियों की बात करते हैं, ठीक है। तो इस नदी सूक्त में 19 नदियों का है, लेकिन अगर हम बात करें देखिए, इस 10वें मंडल की नदी सूक्त में 19 नदियों के बारे में बताया गया है, जबकि अगर ऋग्वेद में चलते हैं तो ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। 25 नदियों का उल्लेख किया गया। समझिएगा, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में, जबकि नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख किया गया। अब जब ये 25 नदियों का उल्लेख किया गया है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पवित्र नदी कौन थी। तो 25 नदियों में सबसे पवित्र नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पवित्र नदी उस समय किसको माना जाता था, या तो वहाँ की एक नदी होती सरस्वती, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। कब? वैदिक काल का मतलब पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगर पूछे कि चलिए ठीक है सर, और सबसे उपयोगी नदी कौन सी होती थी? सबसे उपयोगी नदी, सबसे उपयोगी नदी, तो सरस्वती नदी के नाम नहीं आएगा, तब आएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी हो गई और सबसे उपयोगी नदी सिंधु नदी। अगर ये पूछा है कि नदियों की देवी किसे कहा जाता था, चलिए यही लिख देता हूँ। जो ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को नदियों की देवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नदियों की देवी। अब समझिएगा, सरस्वती नदी को नदियों की देवी कहा जाता था, और साथ में ही नदियों की देवी कहा गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जब देवी कहा गया तो इसे ये कहा गया कि नदियों की माँ,
तो अगर लिखना चाहते हैं तो सरस्वती नदी को ही नदियों की माँ कहा गया, नदियों की माँ, ये दोनों नाम सरस्वती नदी को दिया गया था। अभी और क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ नदियों से, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सरस्वती नदी नदियों की देवी कहा गया, उसके साथ नदियों की माँ भी सरस्वती नदी को कहा गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उस समय सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। उसमें धर्म एकदम अव्वल आ गया था और धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें फैल चुकी थी, जिसकी वजह से एक प्रोपेगेंडा टाइप या फिर ये समझ सकते हैं कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल चुका था, जिसकी वजह से इस तरीके की उपाधियाँ दी जाने लगी थी। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और सरस्वती नदी को नदियों की देवी या नदीतमा कहा गया। देखिए अब एक क्वेश्चन बनता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या जो इस समय की गंगा नदी है, गंगा नदी, तो क्या इस समय की जो गंगा नदी है क्या उस समय नहीं थी? तो उस समय भी गंगा नदी थी, उस समय यमुना नदी भी थी। अब समझिएगा, यमुना नदी भी थी, लेकिन ये दोनों नदियाँ उतनी उपयोगी नहीं मानी जाती थी या उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी जितनी सरस्वती नदी और सिंधु नदी होती थी। तो देखिए अगर ये कहता है कि सर चलिए ठीक है, गंगा नदी यमुना नदी कम उपयोगी थी, कम बार नाम आया, तो कितनी बार आया है? तो समझिएगा, गंगा नदी का नाम एक बार आया है, एक बार, ठीक है। गंगा नदी का नाम जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक बार वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ अगर पूछे यमुना नदी का कितनी बार आया है, तो यमुना नदी का आपको मिलेगा 3 बार, 3 बार। मतलब बस ये समझिएगा कि गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार ही क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये भी आता होगा, सर एक चीज़ बताइएगा, चलिए ठीक है, गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार आ गया, ठीक है, तो क्या कोई ऐसी नदी थी जो जिसका उपयोग उस समय सबसे ज़्यादा होता था? तो बताया ना, सबसे उपयोगी नदी सिंधु नदी थी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख भी आया तो सरस्वती नदी का आया है। तो मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, क्लियर है या नहीं? अब चलेगा नदियों से और क्या हो, जैसे हम जिसको इस समय सरस्वती नदी जानते हैं, जिसको सिंधु नदी जानते हैं, जिसको इस समय झेलम नदी जानते हैं, जिसको चेनाब जानते हैं, उस समय इनका नाम दूसरा हुआ करता था। जो आर्य इनको जिस नाम से बुलाते थे उनका नाम दूसरा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्य नदियों को उच्चारण करते थे वो आखिर कौन कौन सी नदियाँ हैं, देखिएगा। चलिए अब समझिएगा, जो उस समय की नदी के नाम प्रतीक होते थे, उस समय की जो नदी होती थी, ये पुरानी नदी लिखेंगे एक तरफ, और इसी नदी का वर्तमान नाम लिखेंगे, वर्तमान नाम, ठीक है। तो वर्तमान नाम, और ये जो प्राचीन नाम लिख लीजिए, जो प्राचीन नदी होती थी उसका, उसी नदी का वर्तमान नाम क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे जो सिंधु नदी होती थी, जो प्राचीन नदी थी जिसको हम कहते हैं सिंधु, तो आज भी उसका नाम क्या है, सिंधु है, ठीक है, उसका नाम आज भी सिंधु है। एक है नदीतमा, नदीतमा या नदीतम, दोनों नाम है। तो नदीतमा लिखे चाहे नदीतम लिखे, दोनों एक ही नाम है। तो नदीतमा जो नाम होता था वो सरस्वती नदी का नाम था, सरस्वती नदी, ठीक है। तो नदीतमा सरस्वती नदी हो गया। और आगे चलते हैं, विस्तता, एक नदी होती थी जिसका नाम था विस्तता। अब बात आती है कि विस्तता किसको कहा गया, तो उस समय जो झेलम नदी थी, कौन सी नदी, झेलम नदी, झेलम नदी को विस्तता कहा जाता था। अच्छा चलिए, अगर विस्तता कहा जाए, उसके बाद बिपाशा, बिपाशा वसु नहीं, उस समय एक नदी होती थी जिसको कहते हैं बिपाशा। तो बिपाशा को ब्यास नदी बोला जाता था, ब्यास नदी, ठीक है। तो बिपाशा को ब्यास नदी, एक होती थी सुत्रुधि, सुत्रुधि, तो इसे सतलज नदी बोला जाता था, और यही पूछा गया है, सतलज नदी। आपको इसको IMP कर लेना है। तो जो सुत्रुधि नदी थी उस समय, उसे
सतलज नदी बोला जाता था। उसके बाद एक नदी थी कुंभा। कुंभा नदी को आज के ज़माने में काबुल बोला जाता है, काबुल नदी। उसके बाद एक नदी थी स्वात, एक नदी थी स्वात, जिसको कहीं कहीं सुवास्तु भी लिखा मिलता है, तो सुवास्तु। अब स्वात नदी, सुवास्त नदी को इस समय किस नाम से जानते हैं, तो स्वात नाम से जानते हैं। नाम है ये, इसे याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चलेंगे। एक नदी मिली गोमल। गोमल, इस नदी का आज का नाम है गोमती, ये भी आसानी से याद हो जाएगा, गोमती। अब एक नदी थी पुरुषड़ी, पुरुषड़ी, जिसका नाम है रावी। ठीक है, तो उस समय की इतनी नदियाँ थी जो हमारे लिए ज़रूरी थी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा, एक सतलज से क्वेश्चन बना है, एक कुंभा से बना है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और एक बना है परुसड़ी, रावी नदी। तो ये चीज़ आप रखेंगे। और नदीत्मक के बारे में हमने आपको बता दिया, मतलब ज़रूरी तो सब है, लेकिन उसमें भी जो अब तक क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंधु नदीतम विस्तता विपाशा। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर क्लास ओवर करेंगे। सिंधु को सिंधु, नदीतमा को सरस्वती, विस्तता को झेलम, विपाशा को व्यास, शतरुदी को सतलज, कुंभा को काबुल, स्वात को स्वात, और गोमल को गोमती, और परुसड़ी को रावी। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर नई परेशानी है तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेगमेंट में जस्ट, ठीक है। तब तक के लिए सबको जय हिंद।